जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर में नालंदा परिसर खोलने की मांग अब उठती तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बिलासपुर में भी नालंदा परिसर खोलने की मांग उठाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन का भी रास्ता अपना सकते हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिलासपुर भी रायपुर के बराबर सुविधाओं का हकदार है, उसे यह अधिकार मिलना ही चाहिए। बिलासपुर भी पीएससी, यूपीएससी, नीट, जेई, पीएटी, सीटी, साथ ही सिविल जज और व्यापमं समेत अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ समेत पड़ोसी राज्यों से आए तकरीबन 60,000 से अधिक युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जबकि रायपुर में पहले से ही नालंदा परिसर खोलने की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में नालंदा परिसर की जरूरत बिलासपुर में रह रहे युवाओं की है। केसरवानी ने दावा किया कि युवा मतदाताओं की संख्या जिले में यानी बिलासपुर में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा है और इनमें से 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या तकरीबन 18 से 20 हज़ार के बीच है। कोरबा से खबर, जहां सिगड़ी जलाकर के परिवार सो रहा था, जिसकी वजह से दम घुटने से तबीयत इनकी बिगड़ गई। जहरीली गैस की चपेट में 11 लोग आ गए और कोरबा जिला अस्पताल में इनका इलाज जारी है। कोरबा में सिगड़ी जलाकर सो रहे एक परिवार के 11 लोगों की दम घुटने की वजह से हालात बिगड़ गए। इसके बाद दूसरे कमरे में सोए परिजन ने तुरंत सभी को इलाज के लिए विकास नगर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां शुरुआती इलाज के बाद इनको रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल। जहां जानकारी के मुताबिक कुसमुंडा थाना इलाके के न्यू रेलवे कॉलोनी में निर्मला टांडी का परिवार रहता है। जो है रात को ठंड से बचने के लिए कमरे में ही परिवार ने सिगड़ी जलाई थी और कुछ देर तक आग तापने के बाद सिगड़ी को कमरे में ही रखकर सभी सोने चले गए। सिगड़ी से निकलने वाली जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से कमरे में सोए लोगों के आंखों में जलन, सिर दर्द और उल्टियां होने लगी। देर रात अचानक कुछ लोगों को चक्कर भी आने लगे, जिसके बाद सभी को आनंद फानंद में SECL के विकास नगर कुसमुंडा डिस्पेंसरी ले जाया गया, जहां हालातों को गंभीर होने के कारण इन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। दुर्ग में प्रदेश का पहला IT पार्क बनने वाला है, जहां शहर में 80 एकड़ की जमीन तय हो चुकी है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को इसकी वजह से रोजगार मिलने वाला है। दरअसल भिलाई दुर्ग IT अब हब कहलाने वाला है, एजुकेशन हब के साथ ही, क्योंकि प्रदेश का पहला IT पार्क दुर्ग में बनने वाला है। इसके लिए दुर्ग में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे जगह भी तय कर ली गई है। निर्माण के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, IIT भिलाई ने मल्टीनेशनल कंपनी इंफोसिस से भी बात कर ली है। IT पार्क में विश्व की कई तरह की अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां भी आने वाली हैं। इससे प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकता है। IT पार्क दुर्ग में बनाने की मांग को लेकर दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने की थी, जिस पर सहमति बनते ही 3 दिन पहले IIT भिलाई में एक बैठक रखी गई थी। इसके बाद सर्किट हाउस दुर्ग में बैठक हुई। यहाँ पर IT पार्क के लिए जमीन, मूलभूत सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पर बातचीत की गई। IT पार्क के लिए 25 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग के पीछे तकरीबन 80 एकड़ जमीन को फाइनल किया गया है। अब 1 सप्ताह के अंदर इस जमीन को ड्रोन सर्वे करके ड्राइंग डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी CSVTU को दी गई है। 5 जनवरी को IT एक्सपर्ट और कोर कमेटी की बैठक होगी, जिससे डिजिटल नक्शा के हिसाब से आगे की प्लानिंग तैयार होगी। रामलला के दर्शन करने के लिए ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने की मांग जिला वासियों ने की है, जहां प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को इस बाबत पत्र भी लिखा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है। भारत के प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को रामलला के दर्शन करने का न्योता दिया है और इस पर दुर्ग जिले के हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। इन लोगों ने केंद्रीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके नौतनवा एक्सप्रेस के समय में बदलाव करने की मांग की है। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और हर कोई अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने के लिए आतुर है। छत्तीसगढ़ राज्य से भी लाखों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये सभी यात्री निजी वाहन, बस, प्लेन या फिर ट्रेन से जाएंगे। सबसे अधिक लोग दुर्ग से अयोध्या जोड़ने वाली ट्रेन नौतनवा एक्सप्रेस के माध्यम से जा रहे हैं।
सरगुजा संभाग मुख्यालय के करीब 27 हाथियों का दल इन दिनों विचरण कर रहा है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। लोगों को इसकी वजह से सतर्क भी किया जा रहा है। सरगुजा संभाग मुख्यालय के करीब 27 हाथियों का दल डटा हुआ है। 2 दिन पहले हाथी शहर के करीब बाकी बांध के पास आ गए थे। हाथियों का रुख बदलने के लिए ग्रामीणों ने पटाखे फोड़े तो हाथी वापस लुंड्रा परिक्षेत्र की ओर रवाना हो गए। रविवार को हाथियों का दल लुंड्रा और अंबिकापुर की सीमा पर डटा हुआ है। हाथियों से दूर रहने की सलाह ग्रामीणों को दी जा रही है। दरअसल प्रतापपुर और राजपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा 27 हाथियों का दल संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के पास लुंड्रा और अंबिकापुर परिक्षेत्र की सीमा पर गंजा डांड के जंगल में डटा हुआ है। हाथियों के आसपास होने के कारण अंबिकापुर में बंदिया चुआ खैरबार ग्रामीणों को वन विभाग के अमले ने मुनादी कर सतर्क कर दिया है। 3 महीने में 4 करोड़ 13 लाख रुपए का कर्ज सभी राज्य लेने वाले हैं। नई सरकार वाले राज्य उधार लेने में सबसे आगे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ टॉप 10 में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने राज्यों को जनवरी और मार्च 2024 तिमाही में उधारी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार सभी राज्य इस अवधि में बाजार से 4 करोड़ 13 लाख रुपए तक का करोड़ रुपए का कर्ज जो है ले सकते हैं। ऐसे में जारी वर्ष 2023-24 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच 7 महीने में कुल 2,58,000 करोड़ रुपए बाजार से उठाए थे। यानी अगले 3 माह में वे 7 माह में जुटाई राशि से 60% ज्यादा कर्ज लेने वाले हैं। ऐसे में अगर राशि उठाने वाले राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक समेत छत्तीसगढ़ टॉप 10 राज्य में शामिल है। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 में हुए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ तो इन 3 महीनों में जो कर्ज ले रहे हैं वह 2022-23 के 12 महीनों से भी ज्यादा है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौजूदा सरकार की महतारी योजना में 60 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाने वाले हैं। यानी सालाना बोझ 7,200 करोड़ रुपए का होगा। पुरानी सरकार की 13,400 करोड़ की सीधे कैश ट्रांसफर की योजनाएं भी जारी हैं। वहीं अब आगे की रणनीतियों की बात करें तो इनमें कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिसके लिए सरकार लाखों करोड़ों का लोन आने वाले समय में लेने वाली है। छत्तीसगढ़ में नए साल का जश्न रायपुर में पहली बार बोट पर मनाकर न्यू ईयर पार्टी किया गया। सनबर्न पार्टी में लोग थिरकते नजर आए। दरअसल रायपुर में नए साल को लेकर जश्न शुरू हो चुका है। मैफेयर रिसोर्ट्स के झांक लेक में पहली बार बोट पर न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया। बोट पर सवार होकर लोग मस्ती के मूड में झूमते नजर आए। इसी के साथ ही होटल इसके अलावा जो पार्क है, साथ ही बात करें पब में, तो इस प्रकार के तमाम जगहों पर जो है लगातार लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। लोग खूब झूमते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बहरूपियों की परेड की बात करें तो मनेंद्रगढ़ में एक अनोखा बहरूपिया परेड निकाला गया। वहीं अगर ललित महल की बात करें तो रशियन कलाकार डांस परफॉर्मेंस देते नजर आए। 31 की रात शहर के होटलों और रेस्टोरेंट में खासी तैयारी की गई थी, जहां रायपुरियंस भी नए साल की रात अपने पार्टनर, दोस्तों और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते नजर आए। भिलाई में संडे मार्केट में बुलडोजर वाली कार्यवाही की गई। सड़क पर अवैध कब्जे को हटाया गया। पिछले हफ्ते ही विधायक ने यहाँ पर फटकार लगाई थी। दुर्ग जिले के सुपेला संडे मार्केट में रविवार को बुलडोजर वाली कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के निर्देश के बाद निगम के साथ पुलिस विभाग का अमला सुपेला से गदा चौक के बीच लगने वाले संडे बाजार में पहुंचा और इन दुकानदारों ने सड़क की सीमा तक दुकान का कब्जा और निर्माण किया हुआ था, उस पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की गई। निगम के अधिकारियों ने दुकान संचालक को निर्देश दिया कि जो भी दुकानदार अवैध कब्जा करेगा उसका गुमास्ता लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पिछले रविवार को ही खुद विधायक ने मार्केट का जायजा लिया था और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर फटकार लगाई थी। विधायक ने कहा था कि यहाँ एक दुकान भी अगर सड़क और उसकी पटरी की सीमा तक आ गई तो उसको हटा दिया जाएगा। निगम की टीम ने 2 दिन पहले सुपेला से लेकर गदा चौक तक सड़क की पटरी की सीमा को नापकर चूना मार्किंग कर दी थी। श्री राम मंदिर उत्सव समिति ने अक्षत कलश बांटे, जहां 15 वार्डों में कलश लेकर के पदाधिकारी पहुंचे। अयोध्या के राम मंदिर से ये अक्षत कलश पूजित हुआ है। दरअसल बात करें तो श्री राम मंदिर उत्सव समिति अयोध्या ने राम मंदिर से पूजित किए गए अक्षत कलश शहर के वार्डों में वितरित किया। जहां पेंड्रा में अगर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए बात करें तो अक्षत कलश वितरण समारोह संपन्न हुआ। विभिन्न शहरों में इस प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हर
ग्राम हर मोहल्ला अयोध्या धाम जैसा हो, इस उद्देश्य से अक्षत के द्वारा हर घर में निमंत्रण दिया जा रहा है। अक्षत कलश के वितरण के दौरान राम भक्तों में भरपूर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह अक्षत का पुष्प वर्षा और आरती करके स्वागत भी किया जा रहा है। वहीं अगर सकरी की बात करें तो अक्षत कलश यात्रा रविवार को निकाली गई। साथ ही अगर बात करें रायपुर की तो यहाँ पर पहले ही अक्षत कलश यात्रा निकाली जा चुकी है। बिलासपुर में भी कुछ इसी प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कोई सिकंदर तो कोई भूत बनकर के निकला। मनेंद्रगढ़ में बहरूपियों की एक अनोखी परेड निकाली गई और नए साल के स्वागत में 1990 से इस प्रकार का आयोजन लगातार किया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में साल के आखिरी दिन बहरूपिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकार कई वेशभूषाओं में अपने कला का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। शहर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरने वाली इस परेड को देखने हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। कोई भूत तो कोई सिकंदर की ड्रेस में आकर्षण का केंद्र बना रहा। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत पर ये आयोजन पिछले 3 दशकों से हो रहा है। मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच के बैनर तले चले आ रहे इस प्रतियोगिता में कलाकार ने एकल और समूह वर्ग में अपनी कला का प्रदर्शन किया। तकरीबन 70 प्रतिभागी आयोजन में हिस्सा लेते हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर की ख्याति अर्जित की है। वहीं अगर बात करें तो इस आयोजन में लगभग 300 से अधिक व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान से प्रतिभागियों के लिए सामग्री दी थी। 500 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कोई 5 तो कोई 14 साल पुराने हैं और सभी के सभी अधूरे हैं। बात हो रही है राजधानी रायपुर को ट्रैफिक से निजात दिलाने वाले प्रोजेक्ट की। दरअसल चौड़ी रोड हो या फिर ओवरब्रिज, स्टेशन को एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे जैसी तमाम सुविधाओं वाली योजनाएं जो साल 2018 के पहले से भाजपा शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी, अलग अलग समय में शुरू की गई इन योजनाओं पर काम शुरू तो हुआ, लेकिन बजट भी काफी खर्च हुआ। परियोजनाएं तय समय में पूरी नहीं हो पाई और इस बीच राज्य में सरकार बदलने के बाद कोई पूरी तरीके से ठप हो गई तो किसी पर अमला इतना धीमा हो गया कि अब तक काम पूरा ही नहीं हो पाया है। शहर के बीचों बीच अधूरी खड़े स्काई वॉक का पिछले 5 साल से काम बंद है। शारदा चौक से तात्यापारा रोड चौड़ीकरण की बात करें तो पिछले 15 साल से इसका काम अटका हुआ है। वहीं अगर शहर की प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो महाराजगंज स्मार्ट रोड महामाया पारा में पटेल विद्या मंदिर से कैलाशपुरी ढाल तक 1 किलोमीटर की पहले स्मार्ट रोड का काम जो है 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। वहीं अगर रायपुर निगम में प्रमोद दुबे महापौर थे तब की बात करें तो सड़क बनाने के लिए बस्ती के 200 घरों को शिफ्ट किया गया और इस दौरान रोड बनाने के लिए तालाब पाटने का आरोप भी लगा। मामला एनजीटी में भी गया, लेकिन वहां केस जीतने के बाद निगम ने काम शुरू किया। 7 साल से बन रही सड़क का काम अभी तक स्मार्ट रोड का काम पूरा नहीं हो पाया है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर उप मुख्यमंत्री साहब ने तंज कसा। कहा, पिछली यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ राजस्थान से सरकार चली गई थी और इस यात्रा से भी कोई भी कांग्रेस को लाभ नहीं मिलने वाला है। दरअसल राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा को लेकर के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ने एक और यात्रा निकाली थी, जिसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल रखे थे, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं मिला। इस यात्रा का कोई भी लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ ही अगर बात करें, उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा मीडिया से चर्चा में कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रही है। मोदी जी के विरोध के चलते देश की जनता का विरोध करने लगे हैं। देश की जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं कर रही है। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, कितनी भी यात्रा निकाले। फिलहाल उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान मीडिया के सामने दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में 14 आईएएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। नई सरकार में मनोज पिंगुआ, ऋचा, निधि झिब्बर और विकासशील को पदोन्नति मिली है, जहां इसका लिखित आदेश भी जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन जारी किया है। इसमें नई सरकार में पहला पदोन्नति आदेश रविवार शाम जारी हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है। इसी के अलावा अफसरों के वेतन मैट्रिक्स में भी बढ़ोतरी की गई है। आईएएस मनोज पिंगुआ, ऋचा शर्मा, निधि झिब्बर, विकासशील जैसे अधिकारियों के नाम इनमें शामिल हैं। इन चारों आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति छानबीन समिति की 26 दिसंबर को हुए बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर की गई, जहां आप लिखित आदेश देख सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के मनवा कुर्मी छत्री समाज के अधिवेशन में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए और आम जनता से किए गए हर वायदे को पूरा करने की बात इसमें की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार जिले के सेमहरडीह में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज बलौदाबाजार राज्य के 6वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य में थे। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक व्यास कश्यप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित नजर आए। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की शुरुआत में समाज के महान विभूतियों को उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में नागरिकों की मांग पर सेमहरडीह में उप स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी की घोषणा की। इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर एक छात्र दीपक वर्मा को शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की मंजूरी की घोषणा भी की। पहाड़ी कोरवा और पंडो समुदाय के लोगों के लिए शिविर आयोजित हो रहा है, जहां 10 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिलाने जिला प्रशासन प्रयासरत है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना यानी पीएम जनमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर रिमिजियूस एक्का ने निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद पीवीटीजी बसाहटों में जिला प्रशासन की टीम डोर टू डोर सर्वे करके वंचितों को 100% योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे कुल 180 बसाहटों को चिन्हांकित किया गया है, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति के 17,000 से अधिक लोग निवासरत हैं। उन्हें पीएम जनमन योजना का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जनपद पंचायत बलरामपुर के ग्राम पंचायत चिल्मा और पास्ता में उन्मुखीकरण सह शिविर का आयोजन किया गया है।